हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी का हमारा जो आज का चैप्टर पार्ट है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। मैं आपको जब भी पाठ पढ़ाती हूँ तो उस पाठ में क्या है उसके बारे में थोड़ी सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, तो वही मैं आपको दे रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुने। आपने पिछला पाठ 5 पढ़ा था, उसमें क्या बताया था? उसमें हमने आपको पृथ्वी पर कितना हमारा भूमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, ये सब हमारे लिए कितना उपयोगी है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है बच्चों जिस पर जीवन जो है वो संभव है। बाकी हमारे सभी ग्रहों पर क्या है, जीवन संभव नहीं है। तो आप पिछले जो पाठ है उसमें आप पढ़ चुके थे कि वायु, जल और भूमि हमारे लिए हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर बहुत सी चीज़ें हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं हम आपको उसमें बताते हैं। पृथ्वी पर बच्चों पहाड़ भी हैं, पर्वत भी हैं, और क्या कहते हैं, पठार भी हैं, नदियाँ भी हैं, झीलें भी हैं, मैदान भी है, और क्या है, एक जैसे एक बड़ी नदी है, बड़ी नदी के साथ छोटी नदियाँ भी बह रही होती हैं, डेल्टा हैं। तो ऐसे जो है हमारी पृथ्वी पर बहुत कुछ है। आपने देखा भी होगा कि पृथ्वी पर पहाड़ कितने ऊंचाई पर हैं, पर्वत की श्रृंखलाएं कितनी हैं। तो ये सब आपने सुना होगा। आज हम आपको इस पाठ में इनके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पाठ 6 कक्षा 6 ज्योग्राफी। तो शुरू में आप देखें, आपके पृष्ठ पर एक चित्र है, उसमें एक छोटा सा चित्र आप देख रहे हैं। एक झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर एक बड़ा चित्र है। उस बड़े चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? उस बड़े चित्र में आप देख रहे हैं पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पठार है, झील है, नदी है, सहायक नदियां हैं, मैदान है, तट हैं, प्रायद्वीप हैं, डेल्टा हैं, और ये सब आपको चित्र में आप देखोगे तो पहाड़ हैं, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। तो हम शुरू करते हैं पाठ। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। तो बच्चों, ये जो आपको चित्र में दिखाया गया है, इसमें से कुछ बच्चों ने या तो सभी चीज़ें देखी होंगी और कई बच्चों ने कुछ चीज़ें इसमें से देखी हुई होंगी। तो अब हम विस्तार से इसके बारे में आपको बताते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तो क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल एक प्लेन सतह नहीं है। उस पर क्या है? उस पर अनेक प्रकार के स्थल रूप कौन से हैं? स्थल रूप हमारे ये हैं, पर्वत, नदियाँ, पठार, ये सब हमारे स्थल रूप हैं। तो जो स्थल मंडल के कुछ भाग जो हैं वो ऊंचे नीचे हैं। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो एक प्लेन सतह नहीं है, वो क्या है कि ऊंची नीची है। तो आपको समझ में आ गया ये। अब हम अगले पहरे पर आते हैं, अगला पहरा पढ़ेंगे। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से सतहों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि हमारी जो पृथ्वी है इसके जो स्थल रूप हैं वो क्या हैं? 2 प्रक्रियाएं।
के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कि हम जैसे जिस मैदान पर खड़े हो आप, तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे गति हो रही है। हमारी पृथ्वी में भी धीरे धीरे गति हो रही है। आपने कभी सुना होगा कि यहाँ पर भूस्खलन हो गया, पहाड़ियाँ खिसक गई, और जैसे मैदान ज़मीन है ये धंस गई। तो ये सब जो आप सुनते हो ये किसी न किसी प्रक्रिया के तहत ही होता है। वो प्रक्रिया होती है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें गति हो रही है। तो समझ में आया बच्चों आपको? क्या आप बच्चों, अब इसमें एक कॉलम दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। तो बच्चों आपको समझ में आया कि पहाड़ किसको कहते हैं? भूमि से जो ऊंची उठ जाती हैं वो एक पहाड़ का रूप ले लेती हैं, तो उसको हम पहाड़, खड़ी ढाल वाली पहाड़ी या पर्वत का नाम दे देते हैं। तो यह हमारा पृष्ठ है जो बच्चों वो पूरा हुआ। आप इस चित्र को, जिसमें ये पहाड़, झील, नदियाँ, मैदान और पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं, इस चित्र को अपने ध्यान में रखेंगे। यही चित्र पर आपको हम पूरे पाठ के बारे में समझाएंगे। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। दूसरा हमारा क्या है कि जो बाह्य स्थल के लगातार, एक तो है कि भूमि के अंदर जो है गति हो रही है, और दूसरा क्या है, बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निष्पेक्षण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया, पृथ्वी की जो सतह है वो क्या है, टूटकर घिस जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। तो मैं आपको बच्चों जब भी पाठ पढ़ाती हूँ तो उसमें जो प्रश्न, आपको कुछ प्रश्न पाठ के अंदर के भी बताती हूँ, कुछ तो आपके जब हम पाठ खत्म करते हैं तो अभ्यास होता है उसमें होते हैं, पर मैं इसके साथ साथ आपको कुछ छोटे 1 नंबर के, 2 नंबर के ऐसे प्रश्न भी बताती हूँ जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको इसीलिए पाठ को ध्यान से अच्छे से सुनना है। जैसे इसमें आ गया कि अपरदन किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है। अब जैसे बाह्य प्रक्रिया क्या होती है, निष्पेक्षण क्या होता है, ये हमारे प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। तो आप पाठ को अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो जो हमारी 2 प्रक्रियाएं कौन सी हैं, एक तो बहते हुआ जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। अब जैसे जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ के छोटे छोटे से पहाड़ बन जाते हैं। अब जब पानी बह रहा होता है तो पानी बहता बहता कई बार खेतों में चला जाता है। कहाँ, जब पानी का बहाव तेज होता है तो वो पानी जो है क्षेत्र में फैल जाता है। तो हम बोलते हैं जैसे बाढ़ आ गई है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं जब बहुत तेज़ चलती हैं तो क्या होता है, वृक्ष टूट जाते हैं। पृथ्वी में कई बारी वृक्षों के उससे टूटने से दरारें भी पड़ जाती हैं। तो ऐसे होता रहता है। हम विभिन्न स्थलों को क्या करते हैं, उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर हम उनको किनका नाम देते हैं, पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया। अब हम आगे आपको इसकी जो पृथ्वी के जो हमारे स्थल रूप हैं, इन पर क्या क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये आपका पहला है पर्वत। पर्वत क्या है ये भी आप ध्यान से सुनिए, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा
तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। तो बच्चों, हिमानी किसे कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है कुछ पर्वतों पर हमेशा जो है बर्फ वाली नदियां जमी, बर्फ ऊंचाई पर, आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे ना वहां पर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। तो बर्फ जो जमी होती है उसको हिमानी कहा जाता है। तो क्या है कि पर्वत का जो शिखर है वो छोटा होता है और इसका आधार चौड़ा होता है, और यहाँ आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जो पर्वत हैं वो आपने देखा होगा, अगर आप हिमालय पर्वत की बात करें तो आप अगर उससे बहुत दूरी पर खड़े हैं तो आपको वो कितना लंबा चौड़ा ऊंचा दिखाई देगा। तो ऐसे हमारे बहुत से पर्वत हैं। तो जैसे जैसे हम इन पर्वतों के अगर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तापमान कम होता जाता है और वहाँ पर बर्फ भी जमी होती है, तो जलवायु जो है हमारी ठंडी होती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो बच्चों क्या है, कुछ पर्वत ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं जिनको आप नहीं देख सकते हैं। जब जो जलवायु है हमारी कठोर मतलब कि जहाँ पर बहुत ठंड होती है वहाँ पर क्या है, आप लोग नहीं रह सकते हो, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर जो है बहुत ही कम लोग हैं जो रहते हैं। वहाँ का धरातल जो है वो कैसा होता है, खड़ी ढाल वाला, और वहाँ पर क्या होता है कि आप कृषि भी नहीं कर सकते हो। अगर भूमि हमारी समतल नहीं होती है तो वहाँ पर खेती करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आपको ये समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। तो बच्चों आपको 3 प्रकार के पर्वत बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। तो बच्चों आपको बताया है कि जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं वो क्या हैं, अलग अलग हो सकती हैं, एक जैसी भी हो सकती हैं। तो आप एक ये चित्र देख रहे हैं, इसमें वलित पर्वत हिमालय, इसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से है। तो ये आपको पर्वत का एक चित्र दिखाया गया है, इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं। आपको एक पिछले पृष्ठ पर भी था, आओ कुछ करके सीखें। इसमें क्या था, पर्वत बनाना। आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए, कागज को मेज पर रखो। आप चित्र में देख सकते हैं एक लड़की कैसे कागजों से पर्वत को बना रही है। कागजों को अपने हाथ से दोनों तरफ से दबाएं। कागज में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वह एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया। तो बच्चों ये पर्वत आप बना सकते हैं। और एक आपको इस पृष्ठ पर भी बताया गया, क्या आप जानते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित मानिक पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। हमने आपको बताया था ना कि कुछ जो हमारे पर्वत होते हैं दिखाई नहीं देते हैं, वो कहाँ
समुद्र के अंदर होते हैं। तो इन्हें हम, ये जो प्रशांत महासागर में स्थित मानकी पर्वत है उसको हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10.25 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। तो बच्चों हमारा एक एवरेस्ट शिखर भी है जिससे इसकी ऊंचाई क्या है, अधिक है। पर ये कहाँ है, ये पर्वत हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। हिमालय तथा, हमने आपको पर्वत जो 3 प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताया था, वलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। अब है हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार का है। तो बच्चों जो हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं उनकी सतह क्या है, समतल नहीं है, वो बहुत ही ऊंची नीची है और उनका शिखर जो उनकी ऊंचाई है वो किसकी तरह लगती है, शंख की तरह लगती है। तो भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। हमारी सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली श्रृंखला विश्व की क्या है, सबसे पुरानी। समझ में आया आपको? ये अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्शियन तथा रूस के यूरल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो बच्चों आपको हम वलित पर्वत के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमारी जो सबसे पुरानी श्रृंखला थी वो कौन सी है, अरावली। और ये क्या है, ये अब क्या हो गया कि समय के अनुसार ये घिस गई है। और उत्तरी अमेरिका की जो है अल्शियन तथा रूस के यूराल पर्वत वो कैसे दिखाई देते हैं हमारे को, वो गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई जो है वो बहुत कम है। और ये हमारे सबसे पुराने वलित पर्वत हैं। अब हम आपको भ्रंशोद पर्वत के बारे में बताएंगे। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोद पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिक भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों की कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। तो बच्चों जो हमारे ये भ्रंशोद पर्वत हैं ये कैसे हैं, इनका जब बहुत बड़ा भाग जो टूट जाता है तथा उधर विस्थापित हो जाते हैं तो इन पर्वतों का निर्माण होता है। इनके जो है ये ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिक भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की जो राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अब हमने आपको बताया था एटलस जो है हमारी एक किताब है उसमें आपको सब मानचित्र सब देशों के और नदियों के पहाड़ों के जो हैं सब तरह के मानचित्र दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि इनकी स्थिति किस तरह की है। अब आपको ये साथ में एक चित्र दिया गया है भ्रंशोद पर्वत का। इसमें उत्खंड भ्रंश, द्रोणिक भ्रंश किस तरह के हैं होते हैं वो आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजिमा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत हैं वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ही बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत
बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जलों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनके प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? तो बच्चों, क्या अब आपको हम इसमें पर्वत का पूरा बताएंगे। पर्वत जो है वो हमारे लिए कितने लाभदायक होते हैं। पर्वतों पर जल संग्रह कैसे होता है? जब बर्फ़ जम जाती है पर्वतों पर, ऊंचाई पर हमेशा बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ जम जाती है। जब ये बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी के रूप में ही नीचे आती है। इससे क्या होता है, हमारे को जल का हम ये पानी बहकर नदियों में मिलता है, तो इससे क्या है, हमारे को जल अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है और फिर वो जल क्या है, पन बिजली और सिंचाई में हमारे काम आता है। और उसके बाद जैसे पर्वतों पर क्या होता है, पर्वतों पर अलग अलग तरह की वनस्पतियां होती हैं, जीव जंतु होते हैं। आपने सुना होगा कि पर्वतों पर ये वाले जीव रहते हैं और वहाँ पर वनस्पति अलग अलग होती है। और क्या होता है कि जो वन ऊंचाई पर जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये वन होते हैं। ये वन में क्या होता है कि बहुत वृक्ष होते हैं। तो ये वृक्ष हमारे किस काम आते हैं? वृक्षों की जो लकड़ी होती है ये हमारे ईंधन के जैसे जलाने के काम आ जाती है। पशुओं को चारा अच्छा मिलता है। आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। और क्या है कि इन लकड़ियों से आप छोटे छोटे घर भी बना लेते हैं। तो इस गोंद हमें मिलती है। गोंद हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। और जैसे घूमने के लिए लोग बहुत से पर्वतों पर जाते हैं और पर्वत की जो यात्रा है उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए, कि प्रकृति हमारी बहुत सुंदर है। पहाड़ों पर कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे घूमने में हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पर कई प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग आपने देखा होगा ऋषिकेश में है। वहाँ पर जब गर्मियाँ होती हैं तो बहुत लोग जाते हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए। पैराग्लाइडिंग जो है बच्चों, कुल्लू मनाली की साइड वहाँ पर ऊंचे पहाड़ हैं तो वहाँ पर लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। तो आपको कहा था कि ऐसे कुछ स्थानों के नाम बताएं, तो ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग होती है। और ये हमारे यहाँ के क्या हैं, कुछ खेल हैं पर्वतों पर जो ये हम लोग खेलते हैं। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर आपको फिर एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र क्या है, एक पहाड़ है, ज़मीन है, ज्वालामुखी पर्वत का ये चित्र है। और इसके साथ ही एक ज्वालामुखी आप पर्वत का चित्र देख रहे हो, इसके साथ ही आपको दिखेगा ज्वालामुखी का अत्यधिक राख तो बच्चों ये जो ज्वालामुखी का है ये क्या है, किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। लावा के बारे में आपको क्या बताया, ज्वालामुखी जो है राख, भाप और गैस
से युक्त बने घने बादल होते हैं और इनमें से क्या निकलता है? लावा और बम। लावा क्या होता है बच्चों? किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें क्या कहलाती हैं? लावा। और फिर क्या है? ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जलने से होता है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण किससे होता है? राख और लावा की परतों के जमने से होता है। अत्यधिक दाब से मैग्ना का निर्माण होता है। तो बच्चों ये ज्वालामुखी के बारे में आपको इस चित्र में समझ आ जाएगा अच्छे से, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अब हमने पर्वत के श्रृंखलाएं, पर्वत के बारे में आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बच्चों बारी आती है पठार की। पठार क्या होते हैं? अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से समझाते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक हैं। तो बच्चों पठार क्या है? पठार एक उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के आपके क्षेत्र से, जैसे आपने पठार तो देखे होंगे कि जब भूमि हमारी थोड़ी सी उठ जाती है और उसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? सपाट होती है। तो उसकी जो, जैसे आपने मेज देखा होगा, मेज की तरह ही जो है वो पठार होते हैं। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। सभी पठार एक से नहीं होते, कुछ पठार के जो हैं वो किनारे एक से अधिक होते हैं और इनकी ढाल जो है वो खड़ी होती है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। तो बच्चों पठारों की ऊंचाई क्या होती है? कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी क्या होते हैं? नए और पुराने हो सकते हैं। भारत में क्या है बच्चों? दक्कन पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। तो आपको समझ में आया भारत में क्या है? दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो बच्चों केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका का जो पठार है और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठार है वो क्या है? इसके उदाहरण हैं। तो बच्चों आपको एक और चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें आप पठार देख सकते हैं। इसमें आपको सभी तरह के पठार दिखाई दे रहे हैं। तिब्बत का जो पठार है वो दिखाई दे रहा है इस चित्र में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है हमने आपको सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी बताई थी। तो बच्चों अब इसमें विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है तिब्बत का पठार। तो इसकी जो ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6 मीटर तक की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4000 से लेकर 6000 मीटर तक की है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के
खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो बच्चों, पठार हमारे लिए देखो कितने उपयोगी हैं। पठारों पर हमें खनिजों की मात्रा जो है वो प्रचुर मिलती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में हमें जो क्या है खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? पठारों से। तो पठारों पर क्या है? पठारों का क्या है? अफ्रीका के जो पठार हैं वहाँ पर सोना और हीरा मिलता है, और भारत में छोटा नागपुर के जो पठार हैं वहाँ पर क्या मिलता है? कोयला, लोहा, मैग्नीज, इसके भंडार पाए जाते हैं। तो पठारी क्षेत्रों में बहुत से जल हो सकते हैं, जल प्रताप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडर जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जल प्राप्तों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटक को आकर्षित करते हैं। बच्चों, एक तो पठार हमारे लिए खनिज पदार्थों के लिए उपयोगी हैं, और दूसरा क्या है? पठार क्षेत्रों में जल प्राप्त होता है जो कि नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में कहाँ पर है ये? छोटा नागपुर पठार पर क्या है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडारू जल प्राप्त तथा कर्नाटक में जोग जल प्रताप इस प्रकार के उदाहरण हैं। और क्या है बच्चों कि जो लावा पठार में काली मिट्टी है वो बहुत ही उपयोगी है। काली मिट्टी में कहते हैं कि खेती करना बहुत ही लाभदायक होता है, वहाँ पर खेती जो है वो बहुत अच्छी होती है। और कई पठारों पर क्या है? घूमने के, जहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, वो रमणीय स्थल घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह जो है पठारों पर उपलब्ध है। समतल, अब बच्चों हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर आप पढ़ेंगे समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। तो बच्चों हम अगला पृष्ठ शुरू करते हैं। हमने आपको पहाड़ पठार के बारे में बताया, अब है मैदान। अब हम आपको मैदान के बारे में बताएंगे। मैदान क्या है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियां तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा स्लिट को वे घाटियों में निष्पेषित कर देती हैं। इन्हीं निष्पेषों से मैदानों का निर्माण होता है। तो बच्चों, मैदानों का निर्माण किससे होता है? जैसे जब क्या है, नदियां पर्वत श्रृंखलाओं और ढालों को नीचे की ओर बहती हैं, तो क्या है कि कुछ जो है पत्थर, कंकड़, ये सब चीज़ें भी क्या हैं, बहते हैं पानी में। जैसे टूट टूट के गिरते जाते हैं तो वो पानी में बहना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे पानी बहता है तो क्या होता है कि पत्थर, बालू, मिट्टी और स्लिट वो घाटियों से अलग होते जाते हैं। तो क्या है, वो पानी में बह के निकल जाते हैं। तो जो जगह बच जाती है उन्हीं को ही निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। जो हमारी जगह रह जाती है तो उसको वहाँ पर क्या है, मैदान बन जाता है।
सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। और बच्चों आपको एक बात बताएं, ये जो मैदान होते हैं ये भूमि का एक बहुत बड़ा भाग है और ये सामान्यतः माध्यम समुद्री तल से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, 200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। और जो हमारे मैदान हैं कुछ बिल्कुल प्लेन होते हैं, कुछ जो हैं वो कैसे होते हैं, तरंगित मतलब घुमावदार होते हैं, और कुछ थोड़े से उठे हुए होते हैं। और अधिकांश जो मैदान हैं वो नदियां तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा ही बने होते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला पैरा पढ़ेंगे। हम सामान्यतः मैदान जो हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगेस नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो बच्चों जो हमारे मैदान हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है और ये जनसंख्या वाले भाग में, ये मैदान जो हैं विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग में होते हैं। मैदान नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यंगेस नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके प्रमुख उदाहरण आपको समझ में आ गया कौन से हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में कौन सा है, भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चीन में यंगेस नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो बच्चों जो मैदान है वो मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी है और यहाँ पर क्या है, जनसंख्या भी अधिक होती है तो मकान बन जाते हैं मैदानों पर, आपने देखा होगा। और खेती बाड़ी मैदान पे ही होती है, पहाड़ों और पर्वतों पठारों पर नहीं होती है। तो मैदान हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है जो कि खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप, अब हम आगे पढ़ते हैं। स्थल रूप एवं लोग। स्थल, अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, थोड़े से वृक्ष हैं, खेती करते हुए लोग हैं, जल है। ये आपको मैदान का एक चित्र दिखाई दे रहा है। अब है स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार में जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पे क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों का जो जीवन है वो कठिन होता है और मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में किस लिए आसान होता है कि मैदानों पर जो है आप गाड़ी से भी जा सकते हो, पर्वतों पर, श्रृंखलाओं पर आपको पैदल चलना पड़ता है और वहाँ पर दूर दूर जगह होती है जहाँ पर
लोग रहते हैं, तो इसीलिए एक स्थान से पहाड़ों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी समय बहुत लगता है, जबकि मैदानों पर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी से और कम समय में आप पहुंच जाते हो। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। तो बच्चों, मैदानों पर क्या होता है कि घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है, आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में अंतर होता है। तो बच्चों, अंतर तो होगा, एक जगह से दूसरी जगह आप जब देखते हो कि आप जिस प्रकार से रह रहे हो, ऐसे ही आप किसी दूसरी जगह पर जाओगे तो वहाँ का रहन सहन अलग होगा। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या है कि जैसे अब जब वृक्षों का बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष खत्म किए जा रहे हैं, तो और क्या होता है कि कूड़ा करकट ये बहुत ज़्यादा हम नदियों में फेंक देते हैं। ये सब हमारे प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कि वृक्षों के कटाव, जब वृक्षों को अधिक मात्रा में काटा जाता है तो क्या होता है, पृथ्वी पर क्या है कि हमारे को पानी की कमी हो जाती है और भूकंप आने लग जाते हैं। तूफान या बाढ़ जैसे आती है तो नदियों में आप बहुत गंदगी को फेंकते हैं, तो क्या होता है कि नदियों का पानी गंदा हो जाता है और वो हमारे लिए सब दूषित पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि जब भूकंप आता है तो एक खुले मैदान में जाना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए। इमारतों से, घर से निकलकर खुले मैदान में खड़ा होना चाहिए। ऐसे बच्चों को हम स्कूल में समय समय पर विद्यालय में सिखाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीकों से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। बच्चों, क्या है कि जो हमारी उपजाऊ भूमि है वहाँ पर अगर हम घर बना लेंगे तो वो अच्छी बात नहीं। उपजाऊ भूमि पर अगर आप खेती बाड़ी करोगे तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और जो भूमि है वो भी अच्छी रहेगी। और जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखना है। तो बच्चों, मैं आपको बता ही रही थी कि कैसे हम कूड़ा करकट नदी नालों में, झीलों में फेंक देते हैं, वो हमें फेंकना नहीं चाहिए। ये नदियाँ जो हैं अपने आप बनी हैं, इनको किसी ने नहीं बनाया है। तो ये प्रकृति की सुंदरता है, इसको बनाए रखने के लिए इसको स्वच्छ रखना चाहिए। अब जैसे हम आपसे कितने बड़े हैं, आप फिर बच्चे हैं, अब आप बड़े होंगे, फिर आगे आपके ऐसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों, आपको समझ में आया? अब इसमें कॉलम दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं हम। स्वच्छ भारत मिशन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण
प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो बच्चों, आपको पता है हमारे यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन है। उसका क्या है कि स्वस्थ शरीर, अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे तो आपका दिमाग भी जो है, मस्तिष्क, आपका दिमाग वो क्या है, बिल्कुल स्वस्थ होगा। और जब आप अच्छे होंगे तो आप बहुत अच्छे विचारों से अच्छी तरह से जीवन यापन करेंगे, आप गंदगी नहीं मचाएंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, हम भारत सरकार ने क्या चलाया, स्वच्छ भारत मिशन। इसमें क्या है, अपने आसपास के क्षेत्र को, नदी नालों को, झीलों को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। अब हम आगे देखते हैं। आगे एक चित्र है। इस चित्र में क्या है कि 1 से 10 तक आपको चित्र देखने हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि रेगिस्तान है। दूसरे चित्र में आपको मैदान भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है। और फिर तीसरे चित्र में ये रिवर राफ्टिंग भी दिख रही है आपको। ये होती है बच्चों, ऐसे नाव में बैठकर लोग देख रहे हैं। और चौथा क्या है चित्र, आपको वन, वृक्ष, ये सब दिखाए गए हैं। तो बच्चों, ये आपके चित्र हैं 4। आगे देखिए 5वां चित्र अगले पृष्ठ पर है। इसमें क्या है, इसमें बहुत से ज़मीन पर घर बने हुए दिख रहे हैं। 6 में आपको खेती करते हुए लोग दिख रहे हैं। 7वें में ये अलग अलग पहाड़ों पर दिख रहे हैं। 8वें में ये रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। और फिर 9वें चित्र में पहाड़ों पर आपको कुछ पशु दिख रहे हैं। फिर 10वें चित्र में आपको एक मैदान, बर्फ़, ये सब दिखाई दे रहा है। अब इन चित्रों के बारे में आपको बताना है कि चित्र की संख्या में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये बच्चों आप स्वयं कोशिश करिए कि इनको आप कैसे करेंगे। तो हम आगे हमारा है जो ये प्रश्न उत्तर है, अभ्यास है, ये हम करेंगे। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो बच्चों, हमारे प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं इसके बारे में आप बताएंगे। हमारे जो हैं प्रथम प्रमुख स्थल रूप हैं पहाड़, पठार, मैदान, ये हमारे प्रमुख स्थल रूप हैं। अब है पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। पर्वत क्या होते हैं? एक पर्वत पृथ्वी की सतह का कोई भी प्राकृतिक उत्पन्न है। मतलब कि एक पर्वत पृथ्वी की सतह का कोई भी प्राकृतिक उन्नयन है यह। और दूसरा है पहाड़ का, यह आसपास के क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अधिक होते हैं। अब बच्चों पठार के बारे में बताते हैं। पठार क्या है? पठार एक ऊंची समतल भूमि है। यह एक फ्लैट टॉप टेबल की है जो आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित है। तो अब आपको समझ में आया पर्वत और पठार का अंतर क्या है। अब अगला प्रश्न है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? पर्वतों के 3 प्रकार जो हैं वो हैं, तो हमारे पर्वतों के 3 प्रकार हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4।
मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? तो बच्चों पहाड़ पर क्या है, पानी का भंडार बहुत ज़्यादा है, हमने आपको बताया था। और क्या है, पहाड़ों का पानी सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भी उपयोग में आता है। नदी घाटियों और छतों फसलों की खेती के लिए भी उपयुक्त होता है। पहाड़ों पर क्या होता है, वनस्पतियां मिलती हैं और जीव मिलते हैं, और पहाड़ों पर पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग जैसे कई खेल भी खेले जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसीलिए मनुष्य के लिए पर्वत जो हैं बहुत उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? मैदानों, जब नदियां पहाड़ की ढलान से होकर बहती हैं तो पहाड़ों का क्षरण होता है। बहुत नदियां मिट्टी में मिट चुकी सामग्री और गाद, मिट्टी और पत्थर जैसे जमा सामग्री घाटियों पर इकट्ठा हो जाती हैं। इससे मैदानों का निर्माण होता है। अब है आगे बच्चों, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर होगा नदी के मैदान मैदानी इलाकों की उर्वरता के कारण घनी आबादी वाले हैं। यह एक परिवहन नेटवर्क के निर्माण को तुलनात्मक रूप से आसान बनाते हैं। आपको बच्चों समझ आया? अब अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है, क्यों? पर्वतों की जो है आबादी कम होती है क्योंकि पर्वतों के क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो कठोर होती है और पहाड़ों पर ढलानें खड़ी हैं। इससे क्या होता है, खेती के लिए भी उपलब्ध भूमि जो है वो कम होती है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। तो बच्चों आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ में आए। अब है अगला, सही उत्तर पर आपको टिक का निशान लगाना है। तो हमारा पहला है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। तो क्या आएगा इसमें, ऊंचाई, ढलान और अभिमुखता। तो इसमें आएगा बच्चों अभिमुखता। हिमानी कहाँ पाई जाती है? बच्चों अब आपको बताना है हिमानी कहाँ पाई जाती है। हिमानी पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में। हिमानी पहाड़ पर पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? केन्या, ऑस्ट्रेलिया या भारत? भारत में दक्कन पठार स्थित है। यांगेस नदी कहाँ पाई जाती है? यांगेस नदी दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो बच्चों यांगेस नदी चीन में पाई जाती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला एंडीज, आल्प्स, रॉकीज। तो बच्चों इसका उत्तर होगा आल्प्स। तो ये आपको सही जो चिन्ह लगाना था ये आपका ये भी हल हो गया। अब हम आगे करेंगे खाली स्थान भरो। तो अब आप खाली स्थान भरेंगे। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? समतल भूमि वाले तो बच्चों अब हम खाली स्थान करेंगे। पहला है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। दूसरा है, हिमालय एवं आल्प्स
खालिस्तान पर्वतों के उदाहरण हैं। कौन से पर्वतों के उदाहरण हैं ये? हिमालय और आल्प्स। हिमालय और आल्प्स जो हैं वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। अगला है हमारा खालिस्तान क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। तो कहाँ पर खनिज हमें मिलते हैं? पठारों पर। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। डैश पर्वतों का एक क्रम है। तो कौन सा हमारा पर्वतों का क्रम है? पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। अब हम अगला करेंगे। अगला है हमारा डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। मैदानी क्षेत्र जो हैं वो कृषि के लिए अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो पाठ था हमारे पृथ्वी के जो हमारे पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप है, ये आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत बच्चों आपका धन्यवाद।